डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। फरवरी 2026 में किस संस्थान ने विकसित भारत और नेट जीरो की परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, सेबी या फिर वित्त आयोग। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नीति आयोग। हाल ही में फरवरी 2026 को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में एक मेजर पॉलिसी इवेंट के दौरान 11 कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट रिलीज किए गए जो इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट जो कि अचीव करना है 2070 तक पहुंचने का रोड मैप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक इंडिया को लगभग 22.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि करंट एस्टिमेट के हिसाब से फाइनेंसिंग गैप करीब करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर का है। रिपोर्ट्स ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि कोल कंजप्शन 2047 तक इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट फेज अभी पीक पर है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह भी है कि 2047 तक के इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी 85% बिल्ड होना बाकी है। मतलब भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तैयार किया है उसमें अभी बस 15% इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हुआ है, जो इंडिया को लो कार्बन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने का यूनिक अपॉर्चुनिटी बनाता है। स्ट्रेटेजी का कोर फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, मिशन लाइफ। अब मिशन लाइफ का है फ्रेंड्स, तो लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी पर रखा गया है। यह सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क 10 इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप के इनपुट पर बेस्ड है और इंडिया ने क्लियर किया है कि वो क्लाइमेट एक्शंस में कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा। यह इनिशिएटिव नीति आयोग को, जो कि 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था, के लीडरशिप में डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया का नेट जीरो टारगेट यूएनएफसीसी के कमिटमेंट के अंडर है। मिशन लाइफ को पीएम मोदी ने कॉप 26 में लॉन्च किया था। सीबीडीआर प्रिंसिपल रियो अर्थ समिट 1992 से आया है। सीबीडीआर क्या है फ्रेंड्स? तो मैंने अभी आपको बताया था, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आ सकते हैं। एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका एम है 100 इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को सिस्टमेटिकली मैप करना। इसका फोकस सिर्फ स्टार्टअप की लिस्टिंग पर नहीं, बल्कि डीप टेक इनोवेशन और एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबली शोकेस करना था। मैपिंग से पता चला कि 47% अर्ली स्टेज एआई स्टार्टअप प्योरली डोमेस्टिक लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि 68% ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी एक्टिव हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में सफल अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किस कमांड ने किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डीआरडीओ, सेना मुख्यालय, इसरो या एसएफसी। फ्रेंड्स, यूपीएससी किसी प्रकार के क्वेश्चंस में ट्रैप करता है। हमको ये लगेगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? इसका सही जवाब होना चाहिए डीआरडीओ या फिर सेना मुख्यालय, लेकिन इसका सही जवाब है एसएफसी। अब ये एसएफसी क्या है फ्रेंड्स?
तो एसएफसी का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। भारत ने अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि चंडीपुर उड़ीसा में है, से कंडक्ट किया है। यह लॉन्च एग्जीक्यूशन जो है वह एसएफसी अर्थात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में हुआ है, जो इंडिया के न्यूक्लियर आर्सेनल का ऑपरेशनल मैनेजमेंट करता है। मिसाइल का स्ट्राइक रेंज फ्रेंड्स 3000 से 5000 किलोमीटर का है, जो भारत की क्रेडिबल लॉन्ग रेंज डिफेंस भारत को लॉन्ग रेंज क्रेडिबल डिफेंस प्रोवाइड करता है। यह जो है एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। मिसाइल 1500 केजी तक पेलोड कैरी कैपेसिटी कर सकता है और इसकी लंबाई 16.7 मीटर तक होती है। मिसाइल का पहला स्टेज स्टील मोटर केस यूज करता है, जबकि दूसरा कार्बन फाइबर केसिंग से बना हुआ है। फ्रेंड्स, अग्नि सीरीज का नाम अग्नि मतलब फायर से दिया गया है और हमने यहाँ पे डीआरडीओ की बात भी की, जिसने अग्नि-3 मिसाइल बनाया है। तो डीआरडीओ 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने यूएलबी के लिए न्यूनतम 15% हरित अनावरण अनिवार्य करने वाली शहरी नीति शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स तमिलनाडु। हाल ही में फरवरी 2026 को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी एम के स्टैलिन ने चेन्नई में तमिलनाडु अर्बन ग्रीन पॉलिसी लॉन्च की है। यह पॉलिसी सभी अर्बन लोकल बॉडीज और पेरी अर्बन जोन पर अप्लाई होती है और हर सिटी के लिए मिनिमम 15% ग्रीन कवर मैंडेटरी करती है। पॉलिसी जो है ये फ्रेंड्स, यह एसडीजी 11 में क्या आते हैं, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज के साथ अलाइन है और ग्रीन तमिलनाडु मिशन के अंतर्गत 33% ग्रीन कवर टारगेट को सपोर्ट करती है। इसके तहत अर्बन फॉरेस्ट विंग्स म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्रिएट किए जाएंगे। इस पॉलिसी में 30 और 300 ग्लोबल लायबिलिटी रूल अडॉप्ट किया जा रहा है। मतलब इसका यह है कि हर घर से 3 पेड़ विजिबल होने चाहिए, 30% कवर होना चाहिए, कैनोपी कवर जिसे हम कहते हैं, ग्रीन कवर, और 300 मीटर के अंदर एक ग्रीन स्पेस होना चाहिए। साथ ही सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मैंडेटरी किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप कहाँ खोजा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बोर्नियो, सुलावेसी, सुमात्रा या जावा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुलावेसी। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के मारोस काउंटी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइल्ड डिस्कवरी हुई है, जहां माला यो पाइथन रेक्टिक्युलाटस स्पीसीज का पाइथन रेस्क्यू किया गया है। इस सांप को इबू वरुण निकनेम दिया गया है और इसकी लंबाई 7.22 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 में विश्व का सबसे बड़ा R&D खर्चकर्ता कौन बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएसए, जापान, चीन या जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स चीन। हाल ही में ग्लोबल लेवल पर R&D का खर्चा 2024 में एक हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गया, जहां दुनिया ने मिलकर लगभग 2.87 ट्रिलियन डॉलर R&D पर इन्वेस्ट किए हैं। यह अमाउंट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है, जो दिखाता है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी दुनिया की प्रायोरिटी बन रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साल 2000 के कंपैरिजन में R&D स्पेंडिंग लगभग 3 गुना
हो चुकी है, जो लॉन्ग टर्म साइंटिफिक एक्सेलरेशन को शो करता है। इस ग्लोबल रेस में चाइना ने 2024 में 785.9 बिलियन R&D पर खर्च करके टॉप पोजीशन हासिल की है, जबकि यूएसए बिल्कुल करीब रहते हुए 781.8 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। तो चाइना ने कितना किया है फ्रेंड्स? 785.9 बिलियन, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए फ्रेंड्स, तो एशियन कॉन्टिनेंट अकेला R&D पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट निकला है 45% के साथ। भारत भी इस दुनिया में 7वें रैंक पर है, जिसने R&D पर चाइना का सिर्फ 10वां हिस्सा ही खर्च कर पाए हैं। कितना? 75.73 बिलियन, जो भारत की GDP का सिर्फ 0.64% आता है। कहा जाए तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो ऑन एन एवरेज 2% से ऊपर का R&D पर अपनी GDP का खर्च करते हैं, और भारत के केस में ये रेशियो बहुत कम है। तो भारत को भी चाहिए कि यह रेशियो कम से कम अभी डेवलपिंग भारत के लिए 2.5 से 5% तक लगभग होना चाहिए, जो कि हम इसकी चीज के बारे में बहुत कम है। मतलब यही वैल्यू जो आज 75 के करीब करीब की है, यह कम से कम नहीं तो 200 से 500 बिलियन डॉलर तक होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैड्स का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, MOSPI या नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स MOSPI। MOSPI अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का जो मंत्रालय है वह MP लेड स्कीम की मॉनिटरिंग करता है। फ्रेंड्स, MP लेड स्कीम की शुरुआत 1993 में हुई थी, और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में आई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि MPs अपने एरिया में कोई भी अपने हिसाब से ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बनवाने के लिए अधिकार रखते हैं। इस स्कीम के तहत MP को आज दिनांक में 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में खर्च करने के लिए, जिससे कोई यूजेबल एसेट क्रिएट हो सके पब्लिक के लिए। इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा के MPs होते हैं वो अपने स्टेट, उनके पास अधिकार होता है कि अपने पूरे स्टेट में खर्चा कर सकें। ये फंड्स फ्रेंड्स नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब अगर किसी साल का खर्चा नहीं हुआ है तो वह नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और यह सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिलीज किए जाते हैं। लोकसभा MPs सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा MPs पूरे स्टेट के अंदर किसी भी काम के लिए अपना पैसा रिकमेंड कर सकते हैं। स्कीम को सोशल जस्टिस एंगल के स्कीम के सोशल जस्टिस एंगल को इंश्योर करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 15% जो फंड है वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल 7.5% फंड शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड एरिया में यूज होने चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन साइड पर इश्यूज भी सामने आए हैं। हाल ही में CAG ने ऑडिट में बताया है कि इसका यूटिलाइजेशन रेट 50% से भी कम है, और सबसे बड़ा सीरियस फाइंडिंग यह है कि इसमें से 98.53% वर्क कंप्लीट दिखाया गया है, लेकिन के हैंडओवर के रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओसान एयरबेस कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सियोल, बुसान, इंचियोन या प्योंगटैक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सभी साउथ कोरिया की सिटीज हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स प्योंगटैक। हाल ही में बडी स्क्वाड्रन नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज फरवरी 2026 में ऑफिशियली शुरू की गई, जिसका वेन्यू था ओसान एयरबेस, जो कि साउथ कोरिया के प्योंगटैक शहर में लोकेटेड है। यह एक जॉइंट ड्रिल है जो USA और साउथ कोरिया के बीच कंडक्ट होती है, और इसका स्केल बैटालियन लेवल रोटेशनल एक्सरसाइज का होता है।
इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दोनों शामिल होते हैं, जैसे कि F-35A लाइटनिंग, KF-16, F-16 फाइटिंग फैल्कॉन। इस एडिशन में सॉर्टीज और एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेशन को डबल कर दिया गया है, जो इंटेंसिटी और रेडनेस को शो करता है। ओसान एयरबेस यूएस का लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस है साउथ कोरिया में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। INS अर्नाला किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, GRSC, CSL, MDL या HSL। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स GRSC। INS अर्नाला एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि यह GRSC, अब फ्रेंड्स ये GRSC क्या है? तो GRSC का फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके द्वारा बनाया गया है, जो कोलकाता में लोकेटेड एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है। यह इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इस वारशिप में 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट अचीव किया गया है, जो सीधा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करता है। शिप को स्पेशली कोस्टल और शैलो वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां सबमरीन थ्रेट्स का डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इस शिप का नाम महाराष्ट्र के हिस्टोरिक आरनाला किले के नाम पर रखा गया है, जो मैरीटाइम लीगेसी को ऑनर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओक्सैम एलाइट इंटरनेशनल 2026 कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, पेरिस, लानुसिया, मैड्रिड या रोम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स लानुसिया। हाल ही में फरवरी 2026 में स्पेन में एक मेजर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ था, जिसमें भारत ने ओवरऑल पहली पोजीशन हासिल की है, टोटल 19 मेडल्स के साथ। इस मेडल टैली में 9 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल थे, जो इंडिया की बॉक्सिंग डेप्थ को दिखाता है। सबसे हिस्टोरिक मोमेंट तब आया जब इंडियन वुमेन बॉक्सर ने 7 में से 7 गोल्ड मेडल जीते, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। स्टार बॉक्सर लवलीना बोर्गन ने 75 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि नीतू घंगास ने 51 केजी में टॉप पोडियम हाथ सिक्योर किया है। मेंस कैटेगरी में सचिन शिवाज और आकाश ने भी गोल्ड मेडल जीते। इस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल जीते और सेकंड पोजीशन पर रहे। इवेंट को रॉयल फ्रेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, और यह कंपटीशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और यूरोपियन बॉक्सिंग कॉर्पोरेशन के रूल्स के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था। यह टूर्नामेंट ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म माना जाता है। चलिए आज कल का प्रश्न आप देख लेते हैं, जो कल हमने आपसे पूछा था। कल हमने आपसे पूछा था बिहार का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सोनपुर, पटना, गया या दरभंगा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सोनपुर। बिहार कैबिनेट, जो चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार की चेयरशिप में बैठी, ने सारण डिस्ट्रिक्ट में एक नया इंटरनेशनल स्केल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है। यह एयरपोर्ट लगभग 4,228 एकड़ में डेवलप किया गया है, और इसमें 4,200 मीटर लॉन्ग रनवे प्लान किया गया है। एयरबस A380 जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट का टारगेट कंप्लीशन 2030 तक रखा गया है, और सिर्फ लैंड एक्विजिशन के लिए ही 1,302 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। करेंटली बिहार का मेन एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि पटना में स्थित है। लेकिन यह नया प्रोजेक्ट आते ही बिहार का यह लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। कहाँ का? बिहार का। फ्रेंड्स अब चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, 2026 में लगातार दूसरे साल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मुकेश अंबानी, समीर कनौडिया, नंदन नीलकणी या संजीव मेहता।
चलिए फ्रेंड्स, सेशन यही समाप्त होता है आज का। आपको हमारा फ्रेंड्स सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।